हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो जो हम लोग का था सेट वन, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है सेट टू, इसमें हम लोग फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर वन को देखें तो यहाँ पे बोला गया है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव डायमेंशन एंड की थ्योरीज ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये थोड़ा सा और लग रहा है ये हट गया है। ठीक है, वो था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो मतलब इसमें हम लोग को समझना गया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या डायमेंशन होता है और क्या की थ्योरीज है, क्या थ्योरीज है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड। इन सब चीजों को हम लोग को यहाँ पे बताना है। लास्ट जो सेट था सेट वन, वहां पे हम लोग इन्वेस्टमेंट क्या होता है इस चीज को समझ चुके थे। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता था, जब हम लोग अपने मनी को, अपने फंड को किसी एसेट में पुटअप करते थे इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग इन फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में कुछ अर्न करने के एक्सपेक्टेशन से जब हम लोग किसी एसेट को खरीदते हैं या उसमें अमाउंट पुटअप करते हैं, अमाउंट लगाते हैं, तो उसी चीज को हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते थे। ये चीज हम लोग लास्ट वीडियो में समझे थे। अब हम लोग देखते हैं पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है जो हमारा कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, जो हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास अगर 15 लाख या 10 लाख 5 लाख कुछ अमाउंट है, तो कुछ पैसा का हम शेयर खरीदें, कुछ पैसा का गोल्ड खरीदें, कुछ पैसे का हो सकता है डिबेंचर खरीद लिए हो, कुछ पैसा हो सकता है बैंक में फिक्स कर दिए हो। तो ये सारा जो हमारा डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है, इसी को हम लोग कलेक्टिवली, इसी सेट को हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो। ठीक, तो ये हमारा होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब क्या हो गया, अब पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एसेट। जो हम लोग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एसेट को होल्ड किए हैं, अपने पास खरीद के रखे हैं, उसी के कंप्लीट कलेक्शन या ग्रुप को हम लोग पोर्टफोलियो बोलते हैं। जैसे हमारे पास डिफरेंट एसेट्स क्या हो सकता है, शेयर्स हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकता है, डिवेंचर्स हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, एफडी हो सकता है, एक्सेट्रा, हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। इट रिप्रेजेंट द टोटल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग ऑफ अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पोर्टफोलियो क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी पर्सन का टोटल क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या उसका टोटल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं, यही चीज जो अभी ऊपर समझे थे, पोर्टफोलियो इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय अन इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर के द्वारा जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का एसेट है, उसी के कॉम्बिनेशन या कलेक्शन को पोर्टफोलियो बोलते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है। लास्ट वीडियो में हम लोग समझे थे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, समझना वो अलग चीज था, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अलग चीज है। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ये इसी चीज से तुम लोग समझो। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने का काम करते थे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पोर्टफोलियो को मैनेज करने का काम करेंगे। देखो दोनों जो चीज है ना ऑलमोस्ट मिलता जुलता चीज है। मिलता जुलता क्या डिफरेंस, तो तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ही पार्ट हो गया ना इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो का ही पार्ट तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट करते थे, यहाँ कंप्लीट सेट के मैनेजमेंट का हम लोग बात करेंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज सच एज शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड डिवेंचर्स इन अ बैलेंस्ड वे टू अर्न मैक्सिमम रिटर्न विद मिनिमम रिस्क। ठीक, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट हमारा जो ऑब्जेक्ट है सिमिलर टाइप का है। यहाँ पर भी हम लोग क्या प्रयास करते हैं, अपना एक बैलेंस बनाने का कोशिश करते हैं पोर्टफोलियो में, जिससे हम लोग मैक्सिमम रिटर्न अर्न कर पाए विद मिनिमम रिस्क। रिस्क हमारा मिनिमम हो और जो हमारा रिटर्न है ये मैक्सिमम हो, ऐसा हम लोग बैलेंस बनाने का कोशिश करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। पोर्टफोलियो प्रबंधन का अर्थ विभिन्न निवेश साधनों जैसे शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड आदि का ऐसा समायोजन संयोजन करना है जिसमें न्यूनतम जोखिम के साथ अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। अगेन, जब भी मैनेजमेंट का बात करते हैं तो मैनेजमेंट इज ऑलवेज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस।
ये चीज हम लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ चीज है, तुम लोग इस चीज को समझ रहा होगा। तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट भी जो होता है ये भी एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है डेट कंसिडर इन्वेस्टर गोल्स। इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाता है, यहाँ पे कुछ चीजों को ध्यान में रख के हम लोग मैनेज करते हैं। कैसे, क्या क्या चीज ध्यान में रखते हैं? सबसे पहले देखते हैं इन्वेस्टर का गोल क्या है, इन्वेस्टर चाहता क्या है। उसका कुछ लॉन्ग टर्म गोल है, मतलब उसको 10-15 साल में कुछ अमाउंट चाहिए, या तो हो सकता है 10-15 साल में उसको कुछ घर खरीदना है, 10-15 साल में अपने बच्चे के एजुकेशन का वो प्लान कर रहा है, या कुछ शॉर्ट टर्म प्लान है, इस टाइप का हो सकता है। किसी इन्वेस्टर का लॉन्ग टर्म प्लान हो, किसी इन्वेस्टर का शॉर्ट टर्म प्लान हो। कोई इन्वेस्टर लिक्विडिटी को ज्यादा प्रीफर कर रहा है, किसी इन्वेस्टर के लिए लिक्विडिटी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। कोई इन्वेस्टर ऐसा हो सकता है जिसके लिए रिस्क मैटर करता है, कोई इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार है। ठीक, तो जो डिफरेंट इन्वेस्टर होते हैं ना, सभी का अपना गोल्स जो है अलग अलग होता है, सबका रिस्क टॉलरेंस का कैपेबिलिटी अलग होता है। एक जो इंडिविजुअल है, कोई अगर 21, 22 या 25 साल का लड़का है, ठीक है, तो वो अभी जितना रिस्क ले सकता है उतना शायद अगर कोई 40 या 45 या 50 साल का व्यक्ति हो तो वो ना लेना चाहेगा, क्योंकि उसके पास जो पैसा है ना वो बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता, उसको फिक्स इनकम चाहिए। अभी मान लो 22-25 साल का कोई लड़का है तो उसको क्या दिक्कत है, अरे नहीं आएगा तो नहीं आएगा, छोड़ो ना उसको। तो मतलब क्या बताना चाह रहे हैं शायद तुम लोग समझ पा रहे हो, रिस्क टॉलरेंस जो दोनों का होता है, दोनों पर्सन का डिफर करता है, दोनों इन्वेस्टर का डिफर करता है। एंड द मार्केट कंडीशन, ठीक। तो क्या था, हम लोग यहाँ समझें, ये जो मैनेज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, ये एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम लोग इन्वेस्टर के गोल, रिस्क टॉलरेंस और मार्केट कंडीशन को कंसिडर करते हैं। इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए हम लोग पोर्टफोलियो को मैनेज करने का प्रयास करते हैं। फिर हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव अगर लास्ट वीडियो तुम लोग देख चुका होगा तो वहां से तुम लोग इसको फिर से लिंक कर पाएगा, कनेक्ट कर पाएगा। ऑब्जेक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्या होगा? ऑब्वियसली सबसे पहला तो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि रिस्क हमारा कम हो, रिटर्न ज्यादा हो, ठीक है, यही सब चीज तो हमारा रिस्क होगा। पोर्टफोलियो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग टोटल रिस्क थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लास्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे। इन डिफरेंट सेक्टर्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न पे हम लोग यहाँ फोकस करते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। सेफ्टी ऑफ कैपिटल को हम लोग ध्यान में रखते हैं कि जो हमारा अमाउंट इन्वेस्टेड है, जो पैसा हम लोग लगाएं, प्रिंसिपल लगाएं, वो हमारा सिक्योर रहे। ऐसा नहीं कि किसी एसेट में हम 10,000, 50,000 या 1 लाख रुपए लगा दिए, रिटर्न तो अलग चीज है। देखो दोनों चीज, रिस्क जो होता है ना, अनसर्टेनिटी, दोनों चीज को लेके होता है। एक तो सबसे पहला होता है कैपिटल हमारा सिक्योर होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। हम लोग ऐसा इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करने का प्रयास करते हैं, सबसे पहले हमारा जो पैसा लग रहा है वो सेफ हो, वो ना डूबे, ठीक है। उसके बाद रिटर्न फिर हो गया आगे का बात, ठीक है। ये दोनों चीज हम लोग को ध्यान देना पड़ता है, और यही दोनों का जो अनसर्टेनिटी होता है कैपिटल के सेफ्टी को लेके, या हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न के अनसर्टेनिटी को लेके, इसी को हम लोग रिस्क बोलते हैं। ये चीज हम लोग लास्ट वीडियो में समझे थे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सेफ्टी ऑफ कैपिटल जो है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, जिसमें हम लोग ये ध्यान देते हैं कि हमारा जो पूंजी है वो सुरक्षित रहे। लिक्विडिटी हमारा यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव होता है। ये सब ऑलमोस्ट उसी वही वाला ऑब्जेक्टिव है जो हम लोग उसमें देखते हैं। स्टेबल इनकम हमारा हो, टैक्स को हम लोग प्लान कर पाए अच्छे तरह से पोर्टफोलियो को मैनेज करके, तो ये सारा हमारा कुछ ऑब्जेक्ट होता है। कैपिटल एप्रिसिएशन को हम लोग ध्यान देते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, ठीक। अब आ जाता है डायमेंशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो प्रबंधन के क्या आयाम है, ये हम लोग को बताना है। देखो डायमेंशन का मतलब होता है ना, जो हमारा उसका डिफरेंट एस्पेक्ट, जिस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसका जो डिफरेंट एस्पेक्ट है, डिफरेंट फेजेज, ठीक है, या जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है हमारा उस प्रोसेस का, जिस प्रोसेस के थ्रू जो कंपोनेंट हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन में सबसे पहले हमारा क्या होता है, डायमेंशन का मतलब हो गया जो हमारा डिफरेंट स्टेप है। अगर अपने शॉर्ट में हम लोग इसको अपने लैंग्वेज में समझने का थोड़ा और आसान तरह से बोले तो इस तरह से बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या करते हैं, इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करते हैं। एक इंडिविजुअल एसेट को या एक इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले उसका एनालिसिस करते हैं। इट इन्वॉल्व्स स्टडिंग डिफरेंट सिक्योरिटीज टू अंडरस्टैंड देयर रिटर्न एंड रिस्क पोटेंशियल। जो हर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट है हमारे पोर्टफोलियो में, हम लोग उसको स्टडी करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसका इवेल्युएशन या उसका
जो है एनालिसिस इवेल्युएशन या हम लोग बोल सकते हैं असेसमेंट जो करते हैं या अप्रेजल करते हैं, ये चीज़ हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। फिर हमारा क्या हुआ, जब हम लोग इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट को एनालाइज कर लिए, जो हमारे पास डिफरेंट एसेट्स है, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है, उसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये होता है। फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ये चीज़ जब कर लें, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन करने का मतलब कौन कौन सा एसेट हम लोग को खरीदना चाहिए। ठीक, जो हमारे पास दो तीन चार या पाँच 10 इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस एनालिसिस किए, उसमें से हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये चार एसेट खरीद लेते हैं, इसका शेयर खरीद लेते हैं, इसका शेयर खरीद लेते हैं, ठीक है, रिलायंस का, टाटा मोटर्स का, या जो कुछ है एक दो, ठीक, ये दोनों का, ये तीन चार पांच कंपनी का हम लोग शेयर खरीद लेते हैं। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट या डिफरेंट एसेट्स खरीदें, उसको खरीद के हम लोग अपना पोर्टफोलियो बना लें, पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन कर लिए। It is the process of creating a suitable combination of investment based on investors goal। जो इन्वेस्टर का गोल है, उसके बेसिस पे हम लोग अपना पोर्टफोलियो, जो हमारे लिए बेस्ट सुटेबल पोर्टफोलियो हो सकता है, वो हम लोग क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करेंगे, फिर पोर्टफोलियो को क्रिएट करेंगे। स्टेप समझते जाना, देखो अगर समझ जाएगा ना तो रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर रटना पड़ेगा। ठीक, इसलिए समझते जाना। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट एनालाइज करो, फिर पोर्टफोलियो, जब 5-10 इन्वेस्टमेंट को एनालाइज कर लिए, उसके बाद उसमें से जो हम लोग को 4-5 शेयर्स या 4-5 डिबेंचर अच्छा लग रहा हो, अपना उसमें पैसा लगा दिए। इस तरह से हमारा पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन हो गया। फिर धीरे धीरे टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते रहते हैं, पोर्टफोलियो को रिवाइज करते रहते हैं कि अब हम लोग को जो हमारा रिस्क, मतलब हो सकता है कि आज के डेट में हमारा जो रिस्क पोटेंशियल हो, ये 2 साल के बाद वैसा ना रहे, या 6 महीने के बाद या 2 महीने के बाद वैसा ना रहे, ठीक है, या रिटर्न का हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो चेंज हो जाए, या हमारा जो एसेट का परफॉर्मेंस जैसा हम एक्सपेक्ट किए थे, वो जो इन्वेस्टमेंट या शेयर्स खरीदे हैं, उसमें हमारा जो एक्सपेक्टेशन रहा था वैसा उसका रिजल्ट ना रहा हो, तो उसी के बेसिस पे हम लोग पोर्टफोलियो रिवाइज करते रहते हैं। रिवाइज करने का मतलब हो गया कुछ शेयर्स को बेच देना, या कुछ खरीद लेना, कुछ को और ज्यादा खरीद लेना, या कुछ को, हमारे पास 50 या 100 शेयर है तो उसमें से 20 बेच देना। तो ये सारा चीज जो होता है ना, इसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो रिवीजन। जो हमारा पोर्टफोलियो चेंज होता है पीरियोडिकली, इट मीन्स पीरियोडिक चेंजेज इन द पोर्टफोलियो एज पर मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन जो है, और इन्वेस्टर का जो अपना कंडीशन चेंज हो रहा है, इन्वेस्टर का कंडीशन भी यहाँ पे मैटर करता है। दोनों के कारण जो हमारा पोर्टफोलियो रिवाइज होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो रिवीजन। जो हमारा पोर्टफोलियो चेंज होता है, इसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो रिवीजन। फिर हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। It measures whether the portfolio has achieved the desired return and risk balance। जो हम लोग रिटर्न एक्सपेक्ट किए थे, जिस एक्सपेक्टेशन के साथ अपना हम पोर्टफोलियो बनाए थे, क्या हमारा पोर्टफोलियो उस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उस टाइप का जो हम रिस्क, रिटर्न और रिस्क के बीच में बैलेंस बनाने का कोशिश किए थे, वो है या नहीं। तो ये हमारा 4 स्टेप है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। इस चीज को ऐसे ध्यान रखना, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जिस तरह से समझाने का कोशिश किया, अगर तुम लोग माइंड में उसी तरह से सेट कर पा रहा होगा, ठीक है। देखो होता क्या है ना, पढ़ने के साथ साथ ना हम लोग को हमेशा एक चीज दिमाग में रखना चाहिए, उस टाइप का इमेजिनेशन अपने माइंड में करते रहो, उस टाइप का चीज दिमाग में तुम्हारा चलना चाहिए। ठीक, जब इस तरह से चलता है ना, तो वो चीज हमारे माइंड में सेट हो जाता है, फिर रटने का उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा तो पॉइंट याद रखना ही पड़ेगा। तो फिर अब हम लोग देख लेते हैं की थ्योरीज ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मतलब पोर्टफोलियो को मैनेज करने से रिलेटेड क्या क्या थ्योरीज है, क्या क्या सिद्धांत है, जो डिफरेंट ऑथर्स हैं, डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं, उनका क्या व्यूज है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को लेके, उसी को हम लोग बोलते हैं थ्योरीज या सिद्धांत। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है मार्कोविट्ज पोर्टफोलियो थ्योरीज। मार्कोविट्ज पोर्टफोलियो थ्योरी, ये थ्योरी ये बताता है कि हम लोग डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू अपने पोर्टफोलियो के अनसिस्टमेटिक रिस्क को कम कर सकते हैं, या मिनिमाइज कर सकते हैं, या रिड्यूस कर सकते हैं। द थ्योरी बाय हैरी मार्कोविट्स एम्फेसिस डाइवर्सिफिकेशन टू मिनिमाइज रिस्क। ये जो थ्योरी है, ये इस चीज पे फोकस करता है, इस चीज पे दबाव देता है कि हम लोग को विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन अपने पोर्टफोलियो में करना चाहिए, जिससे हमारा रिस्क जो है मिनिमम हो जाता है। अब डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, कैसे इसके कारण रिस्क मिनिमम होता है, ये लास्ट वीडियो में हम लोग कवर किए थे। देखो अगर लास्ट वीडियो को नहीं देखा ना, तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें जो कुछ एक्सप्लेन किए थे ना,
क्वेश्चन भले कम हो, लेकिन हम देखो अभी 3 दिन का टाइम था ना, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि एग्जाम तो है ही भाई, बट इसके साथ साथ अगर कुछ सीख लेंगे तो नुकसान थोड़ी ना हो जाएगा। सीखना भी है, केवल एग्जाम देना हम लोग का पर्पस थोड़ी ना है। तो हम लास्ट वीडियो में कम ही क्वेश्चन एक्सप्लेन किए, बट उसको समझाने का प्रयास किए, तुम लोग एक बार उसको देखना और शायद कुछ ना कुछ चीज जरूर सीखेगा। ठीक, हर चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सिखा जाता है, कुछ चीज जिंदगी जीने के लिए या प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी सिखा जाता है, इसलिए तुम लोग उसको देख लेना, जरूर फायदा होगा। फिर आगे, इट इंट्रोड्यूस कंसेप्ट लाइक इफिशिएंट फ्रंटियर एंड रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का जो कॉन्सेप्ट था, इसी सिद्धांत के अंदर दिया गया था। तो ये हम लोग एक थ्योरी देखें पहला। सेकंड थ्योरी जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये है सीएपीएम का मॉडल। सीएपीएम मॉडल जो है, इट स्टेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न डिपेंड्स अपॉन सिस्टमेटिक रिस्क। जो कि सीएपीएम का थ्योरी है, ये बताता है कि जो हमारा रिटर्न है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न अपने पोर्टफोलियो पे या अपने इन्वेस्टमेंट पे, ये सिस्टमेटिक रिस्क पे डिपेंड करता है। देखो अब सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, देखो यहाँ पे सीएपीएम का फॉर्मूला होता है, सीएपीएम का फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, इसका फॉर्मूला होता है रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इंटू मार्केट रिटर्न, आरएम मतलब मार्केट रिटर्न, माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। इससे जो हमारा निकलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। कहने का मतलब ये है, शायद तुम लोग का भी ऊपर ऊपर निकल गया होगा, नहीं निकल जाएंगे, रुको अब बताऊं मैं। देखो, एक्सपेक्टेड रिटर्न कहने का मतलब हो गया कि जब हम किसी सिक्योरिटीज में या किसी इन्वेस्टमेंट में अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा कुछ एक्सपेक्टेशन होगा ना कि हम इससे इतना कमाएंगे। अगर मान लो हम पैसा कहीं पे लगा रहे हैं लाख रुपए, तो हम लोग ये देखते हैं ना कि अगर हम 1 लाख रुपए यहाँ पे लगा रहे हैं, तो हमारा 10% या 12% कम से कम इनकम हो जाना चाहिए। ऐसा हम लोग क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? हो सकता है हमारे माइंड में ऐसा हो कि 9% या 8% तो कहीं कमा ही रहे हैं, तो इसमें 10-11 अगर कमाएंगे तो हमारा ये चलेगा। अब मान लो अगर हम वहाँ पे हमारा रिटर्न ही कम है, तो हम लोग उसमें क्यों पैसा लगाएंगे? ये ऐसा है। ठीक है, तो हमारा जो यहीं पे हो गया कि जब हम लोग किसी एसेट में या किसी शेयर्स में या किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल कि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, हम लोग को कितना पैसा इस सिक्योरिटी से मिलना चाहिए। तो इसके लिए बोलता है, फॉर्मूला होता है रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न कहने का मतलब जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह हो, ऐसे सिक्योरिटी जिसमें कोई रिस्क नहीं होता है, और उसमें कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है। अभी इसको ना नीचे हम एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन भी सॉल्व किए, वहां पे इसको बताएंगे। ठीक, अगर मान लो जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में रिस्क नहीं होता है। रिस्क क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे हमारा कैपिटल सिक्योर है, यहाँ पे हमारा इनकम सिक्योर है। जब ये दोनों चीज सिक्योर है, अनसर्टेन है ही नहीं, तो रिस्क हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। इसीलिए इसको बोलते हैं रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ देगा, ध्यान रखना। ठीक है, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज कहने का मतलब क्या हो गया? जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, जनरली हम लोग इसको रिस्क फ्री सिक्योरिटीज बोलते हैं। क्यों रिस्क फ्री बोलते हैं? क्योंकि इसमें रिस्क नहीं होता है। क्या रिस्क नहीं होता है? हमारे यहाँ पे कैपिटल जो होता है ये सेफ होता है। जो रिटर्न जो होता है हमारे यहाँ पे अनसर्टेन नहीं होता है, सर्टेन होता है, फिक्स होता है। इसीलिए इसको रिस्क फ्री सिक्योरिटीज बोला जाता है। और उसका जो रिटर्न होता है उसको बोलते हैं रिस्क फ्री सिक्योरिटीज प्लस बीटा जो होता है, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। और मार्केट में रिटर्न का क्या रेट चल रहा है वो, और रिस्क फ्री रिटर्न दोनों का जो डिफरेंस होता है, इसको बीटा से मल्टीप्लाई करके रिस्क फ्री रिटर्न में जोड़ देते हैं, तो जो हमारा रेट आता है वही हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है। ये चीज अभी और नीचे थोड़ा क्लियर हो जाएगा जब इसका हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सेकंड देखते हैं, शार्प सिंगल इंडेक्स मॉडल। शार्प सिंगल इंडेक्स मॉडल ये बताता है, दिस मॉडल एज्यूम दैट सिक्योरिटीज रिटर्न इन्फ्लुएंस बाय अ सिंगल फैक्टर द मार्केट इंडेक्स। शार्प सिंगल इंडेक्स मॉडल, देखो नाम में ही क्या है, सिंगल इंडेक्स मॉडल। मतलब ये जो मॉडल है ना, ये एज्यूम करता है कि हमारा सिक्योरिटी का जो रिटर्न है, जो हमारा सिक्योरिटीज का रिटर्न है, ये केवल एक ही फैक्टर पे इम्पेक्ट करता है, और है मार्केट इंडेक्स। मार्केट इंडेक्स बढ़ेगा तो रिटर्न बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। ठीक, तो ये तीसरा थ्योरी था। 3 थ्योरी अभी हम लोग समझे। पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है, इससे रिलेटेड। देखो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में अल्टीमेटली हमारा टारगेट यही ना होता है कि हम अपना ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जिससे हमारा मैक्सिमम रिटर्न हो। ठीक, तो हमारा कितना रिटर्न होना चाहिए, इसके लिए रिस्क वगैरह भी तो मैटर करता है। तो एक थ्योरी ये बताया कि रिस्क को कम करने पे ध्यान दो। दूसरा थ्योरी बताया कि हमारा रिटर्न कितना होना चाहिए था, इस चीज के बारे में।
तीसरा थ्योरी भी बता रहा है कि हमारा जो रिटर्न है ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये इस चीज को बता रहा है। फिर होता है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, इट फोकस ऑन सेलेक्टिंग द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी टू अचीव मैक्सिमम रिटर्न फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क। फिर होता है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरीज, इट एक्सप्लेन दैट द रिटर्न डिपेंड्स ऑन मल्टी माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर लाइक इन्फ्लेशन, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट। तो जो यहाँ पे एक्सपर्ट थे, सभी एक्सपर्ट का जो अपना थ्योरीज था, सभी एक्सपर्ट जो अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड से जो कुछ उन्होंने बोला, वो चीज वही एक्चुअली थ्योरीज है, उसी चीज को हम लोग यहाँ पे अभी समझें। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये वही चीज है जो अभी हम लोग ऊपर समझे थे। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी सेट अंडर अनसर्टेनिटी, हाउ इज पोर्टफोलियो रिस्क मेजर्ड। ये दो क्वेश्चन इसमें है, दोनों चीज अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे दो टर्म है, पहला है, दो क्वेश्चन है, पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी सेट अंडर अनसर्टेनिटी। देखो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी दो टर्म है। अनिश्चितता की स्थिति में अवसर लागत क्या है, अपॉर्चुनिटी, ये लागत जो है ना ये थोड़ा सा गलत यहाँ पे अवसर सेट हो जाएगा, ठीक है, ये अवसर समुच्चय, ठीक है, ये कॉस्ट का हिंदी ले लिया। अनिश्चितता की स्थिति और दूसरा अवसर सेट या अवसर समुच्चय जिसको हिंदी में बोलते हैं। देखो समझना, मार्केट में होता क्या है, अनसर्टेनिटी। जनरली तो मार्केट में अनसर्टेनिटी होता है जब इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अनसर्टेनिटी में जो हम लोग डिफरेंट सेट ऑफ पोर्टफोलियो बना सकते हैं, उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी सेट अंडर अनसर्टेनिटी। नहीं समझ में आया, आ जाएगा समझ में। देखो समझो, मान लेते हैं तुम लोग के पास 20 लाख रुपया, जब मानना ये तो बड़ा अमाउंट मानते हैं, है ना, 20 लाख रुपया तुम लोग के पास पैसा है। अब तुम लोग के पास क्या है, अब 20 लाख रुपया अगर हम लोग मार्केट में लगाना चाह रहे हैं या इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो देखो मार्केट में तो अनसर्टेनिटी है ही, ठीक है, किसी भी एसेट में लगाओ, कम या ज्यादा अलग बात है, कम या ज्यादा रिस्क अलग बात है। अब क्या हो सकता है, इससे जो हम डिफरेंट हमारा पोर्टफोलियो बन सकता है। जैसे मान लो एक पोर्टफोलियो हम लोग बना लेते हैं कि इक्विटी में 8 लाख लगा देते हैं और डेट में 12 लाख, ठीक है, मतलब 8 लाख रुपए इक्विटी शेयर खरीद लेते हैं और 12 लाख रुपए का डिवेंचर्स या कोई फिक्स कर देते हैं, ऐसा कुछ। एक ऐसा भी सेट बन सकता है कि इक्विटी जो है हम 10 लाख का खरीद लें, एफडी 5 लाख का खरीद लें, म्यूचुअल फंड 5 लाख का खरीद लें, इस तरह से, है ना, ये दूसरा सेट हो गया। इसी तरह से और भी कोई सेट बन सकता है। मतलब देखो अमाउंट तो हमारा फिक्स है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट तो हमारा फिक्स है, बट इसी इन्वेस्टमेंट से हम डिफरेंट सेट ऑफ पोर्टफोलियोज बना सकते हैं। तो इसी को जो हमारा ये डिफरेंट सेट्स बनाते हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटी का सेट बनाते हैं अनसर्टेनिटी में, इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी सेट्स अंडर अनसर्टेनिटी। ठीक, समझना, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, आगे समझ में आएगा। The opportunity set refers to the collection of all possible portfolios। जो भी हमारा पॉसिबल पोर्टफोलियो बन सकता है हमारे अमाउंट से, हमारे सेविंग से, हमारे इन्वेस्टमेंट से, जो हम लोग डिफरेंट पॉसिबल पोर्टफोलियो बना सकते हैं, इसी के कंप्लीट कलेक्शन को, इसी के कंप्लीट सेट को अपॉर्चुनिटी सेट बोलते हैं। दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर रिस्की एसेट्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। हो सकता है किसी में इक्विटी का परसेंटेज हम 50% इन्वेस्ट करें, किसी में 40% करें, ठीक, किसी में 30% करें, किसी में 60% कर दें। ईच कॉम्बिनेशन गिव्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क। जो हमारा डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन रहा है, जो अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहा है, हर एक कॉम्बिनेशन का रिटर्न जो होगा अलग होगा, रिस्क फैक्टर जो है अलग होगा। अंडर कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी, अंडर कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटी का कंडीशन मार्केट में प्रिवेल करता है, इन्वेस्टर डोंट नो द फ्यूचर रिटर्न्स ऑफ एसेट। इन्वेस्टर जो फ्यूचर रिटर्न ऑफ एसेट विद द सर्टेनिटी, सर्टेनिटी के साथ तो उसको पता नहीं होता है। सो दे क्रिएट अ रेंज ऑफ पॉसिबल पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड वेरिएंसेस। Thus the opportunity set shows all feasible या possible risk return combination that can investor can achieve। ठीक, अब इन्वेस्टर उसमें से देख लेता है, हो सकता है कि एक जो पोर्टफोलियो बनाए उसमें रिस्क हमारा है 10%,
ठीक, बट उसमें रिटर्न जो है ये हमारा है 10%। हो सकता है किसी में हमारा रिस्क 12% हो, बट रिटर्न यहाँ पे जो है ये हमारा 15% हो, ऐसा हो सकता है। या तो रिस्क थोड़ा सा और बढ़ा दे 15%, तो हो सकता है हमारा रिटर्न जो है ये 28% हो जा रहा हो, इस टाइप का कुछ। ठीक, तो ये चीज हम लोग को देखना पड़ता है कि जो हम डिफरेंट पॉसिबल, अब देखो अब इन्वेस्टर ना अपने हिसाब से देख लेता है कि इस पोर्टफोलियो को सेलेक्ट करे या इस टाइप का पोर्टफोलियो बनाए या इस टाइप का पोर्टफोलियो बनाए। ठीक, तो ये जो हमारे पास डिफरेंट सेट्स हम लोग पॉसिबल सेट बनाए, इसी को हम इसी के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी सेट्स। ठीक, अंडर अनसर्टेनिटी। ठीक, वही चीज यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। अवसर समुच्चय का अर्थ है दो या दो से अधिक जोखिम युक्त संपत्तियों, रिस्की एसेट को अलग अलग अनुपात में मिलाकर बनाए गए सभी संभावित पोर्टफोलियो का समूह। वही चीज जो ऊपर इंग्लिश में समझे उसी चीज को यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है। देखो यहाँ फिर वही चीज है, अगर एसेट ये है जिसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% है बट रिस्क यहाँ पे 8% है, दूसरा एक एसेट भी है। ठीक, ये एसेट ये और एसेट भी जो है ना, इसको एक तरह से पोर्टफोलियो मान लेते हैं, पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो भी जो है इसमें रिटर्न 15% है लेकिन रिस्क 12%, इस तरह से। ठीक, बाय चेंजिंग देयर प्रोपोर्शन, मतलब जो हमारा जो पोर्टफोलियो बनाए, पोर्टफोलियो में जो हम कुछ पोर्टफोलियो में जो हम दो तीन इन्वेस्टमेंट रखे होंगे उसके प्रोपोर्शन को चेंज करके हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। वी कैन गेट द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क रिटर्न, ऑल दिस पॉइंट टुगेदर फॉर्म द अपॉर्चुनिटी सेट। ये सारा अपॉर्चुनिटी सेट मतलब क्या, ये सारा हमारे पास अवसर है। अब इसमें से जिस अवसर को, अवसर मतलब क्या हो गया कि इस अवसर को इस सेट को अगर लें या इस सेट को लें या इस सेट में लगाएं, क्योंकि पैसा तो 20 ही लाख है। ठीक है, इसी से 3-4 सेट जो बन सकता है, ये 3-4 अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, हम उसमें से जिसको सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। निवेशक जब दो या दो से अधिक संपत्तियों का अनुपात बदलता है तो उसे अलग अलग रिटर्न और जोखिम वाले पोर्टफोलियो प्राप्त होते हैं। ठीक, वही चीज है जो अभी हम लोग अभी ऊपर समझे। अब पोर्टफोलियो के रिस्क को कैसे मेजर किया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग उसका वेरिएंस निकालते हैं या स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज मेजर्ड बाय वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिटर्न्स। जो हमारा पोर्टफोलियो है उसमें हमारे रिटर्न का क्या वेरिएंस है, क्या स्टैंडर्ड डिविएशन है, यही हमारे पोर्टफोलियो के रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। जिस पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस ज्यादा उसमें रिस्क ज्यादा, जिस पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस कम होगा उसका रिस्क कम होगा। समझना, रिस्क मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस। शॉर्ट में समझना, एकदम बिल्कुल याद रखने के लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। वेरिएंस या जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना रिटर्न का, वो यही हमारे रिस्क को रिप्रेजेंट करता है, पोर्टफोलियो के रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। But when we combine more than one security, we also consider covariance, भी हम लोग को वहाँ पे निकालना पड़ता है। अगर हमारे पोर्टफोलियो में ज्यादा सिक्योरिटीज है तो हम लोग कोवेरियंस के थ्रू हाउ द रिटर्न्स ऑफ टू सिक्योरिटीज मूव टुगेदर। ठीक, कोवेरियंस के थ्रू भी हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब वेरियंस, स्टैंडर्ड वेरियंस कब निकालते हैं, सिक्योर जब हमारा किसी इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का निकालना है। कोवेरियंस हम लोग निकाल सकते हैं जब दो या दो से ज्यादा हमारे सिक्योरिटीज हैं। ठीक, पोर्टफोलियो जोखिम को की माप रिटर्न के विचलन, ये वही चीज है हिंदी में। फिर रिलेशनशिप क्या होता है अपॉर्चुनिटी सेट का और पोर्टफोलियो रिस्क का, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्की एसेट, इसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी सेट। और जो हमारा मेजर पोर्टफोलियो रिस्क करने का मतलब क्या हो गया, जो हमारा अनसर्टेनिटी है, मेजर हाउ अनसर्टेन द ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न इज। पूरा हमारे पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है ये कितना अनसर्टेन है, इसी के मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो रिस्क। आगे हम लोग बढ़ते हैं लिंक। ईच पॉइंट ऑन अपॉर्चुनिटी सेट हैज अ डिफरेंट लेवल ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक, ये सब चीज तो यहाँ तक हम लोग इसको समझें। अब आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये चीज भी तुम लोग को समझ में आ गया होगा। हाउ इज द रिटर्न एनालिसिस डन फॉर इंडिविजुअल सिक्योरिटी एंड पोर्टफोलियो। किसी जो हमारा व्यक्तिगत सुरक्षा है यार, इस सिक्योरिटी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिभूति, व्यक्तिगत कोई इंडिविजुअल प्रतिभूति जो है या पोर्टफोलियो, इसके रिटर्न का विश्लेषण हम लोग कैसे करते हैं इसके बारे में बताना है। देखो तुम लोग को अभी हम जितना समझा चुके हैं ना, इतना चीज तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा सफिशियंट है। ठीक है, इतना से ही तुम लोग अब आगे का ढेर सारा क्वेश्चन खुद ही समझ में आ जाएगा।
जैसे देखो यहाँ पे क्या है, रिटर्न एनालिसिस, वर्ड को समझना। रिटर्न एनालिसिस, रिटर्न मतलब क्या, जो कुछ हम लोग कमाते हैं, जो हमारा अर्निंग होता है। अर्निंग कैसे होता है, हम लोग को किसी एसेट से, या तो हम लोग को उससे इंटरेस्ट मिलता होगा या डिविडेंड मिलता होगा, ठीक, इस टाइप का चीज, या तो कैपिटल हमारा जो है एप्रिसिएशन होता है। ये सब हम लास्ट वीडियो में समझाए थे, ठीक। ये दो तरह से हम लोग को किसी भी सिक्योरिटी से या इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिल सकता है। अब यही जो हम लोग को रिटर्न मिलता है हर एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी से, उसका हम लोग को एनालिसिस करना है, रिटर्न को एनालाइज करना है। किसी सिक्योरिटीज में कितना जो रिटर्न मिल रहा है वो सही मिल रहा है, कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, चलने लायक है। किसी पोर्टफोलियो से जो हम लोग को रिटर्न मिल रहा है वो कैसा है, सही है, कम है, ठीक है। ये सब चीज हम लोग यहाँ पे रिटर्न एनालिसिस में करते हैं। रिटर्न एनालिसिस करने का मतलब हो गया रिटर्न का इवेल्युएशन, रिटर्न का केयरफुली इवेल्युएशन या असेसमेंट, ये चीज हम लोग बोल सकते हैं। रिटर्न एनालिसिस मीन्स calculating and comparing the earning from investment over a period of time। रिटर्न एनालिसिस का मतलब हो गया कि हम लोग रिटर्न को अर्न करते हैं, कंपेयरिंग द अर्निंग रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हम लोग जो रिटर्न किसी रिटर्न एनालिसिस का मतलब हो गया किसी सिक्योरिटीज का हम लोग रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, उसको हम लोग इवेल्युएट करते हैं, असेसमेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं। यही चीज हमारा हो गया रिटर्न एनालिसिस। इट हेल्प्स इन्वेस्टर हाउ मच रिटर्न दे कैन अर्न फ्रॉम एन इंडिविजुअल सिक्योरिटी और फ्रॉम इंटायर पोर्टफोलियो। रिटर्न एनालिसिस जो है, रिटर्न का एनालिसिस करके हम लोग को क्या पता चलेगा कि किसी इंडिविजुअल सिक्योरिटी से या जो हमारा इंटायर पोर्टफोलियो, इससे हम लोग कितना कुछ अर्न कर पाएंगे, कितना कुछ रिटर्न हम लोग को मिलेगा। ये चीज हम लोग को कैसे पता चलेगा, रिटर्न विश्लेषण से या रिटर्न एनालिसिस से। रिटर्न एनालिसिस अब हम लोग इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का कैसे करते हैं इस चीज को समझते हैं। सबसे पहला चीज होता है एक्चुअल और होल्डिंग पीरियड रिटर्न, मतलब जितने दिन हम लोग एसेट को होल्ड किए। मान लो कोई शेयर आज हम लोग जनवरी में खरीदे हो, अभी हमारा टाइम चल रहा है अक्टूबर, जनवरी से अक्टूबर तक लगभग 10 महीना हो चुका है, ठीक है। 10 महीना हम किसी सिक्योरिटीज को या शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड किए, अपने डीमेट में रखें खरीद के, या कोई डिबेंचर हम 10 महीने तक रखे हो, तो इसमें जो हम लोग को अर्निंग हुआ, ये हमारा हुआ एक्चुअल या होल्डिंग पीरियड का अर्निंग। जितने दिन हम लोग उस एसेट को होल्ड किए, उस सिक्योरिटीज को होल्ड किए, इसका जो रिटर्न है इसी को बोलते हैं एक्चुअल और होल्डिंग पीरियड रिटर्न। नाम से देखो समझ में आ रहा होगा, ठीक। इट इज द टोटल रिटर्न अर्न ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब एक सिक्योरिटीज को हम उतने दिन होल्ड करके, उतने दिन रख के जो पैसा कमा पाए, वही हमारा है एक्चुअल या होल्डिंग पीरियड का रिटर्न। ये कैसे निकलेगा देखो समझना, इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं रिटर्न ऑन सिक्योरिटी। कैसे निकलेंगे, कैसे कमाएंगे, देखो कोई भी अगर हम लोग शेयर से रखे होंगे या कोई डिबेंचर रखेंगे, मान लेते हैं कोई अगर शेयर है, तो हम लोग को हो सकता है, अभी जो हम लोग एग्जांपल लिए, हम इसको थोड़ा सा मान लेते हैं पिछला साल अक्टूबर 24 में खरीदे थे, अक्टूबर 24 में खरीदे थे या तो और अभी हम लोग इसको बेच रहे हैं। तो इतने पीरियड में क्या हुआ होगा समझना, जब हम शेयर खरीदें उस टाइम से अभी तक हम लोग को क्या रिटर्न मिला हुआ है। एक हो सकता है कुछ डिविडेंड मिला हो, पहला चीज तो ये है, प्लस दूसरा हो सकता है उसका प्राइस उस टाइम जो रहा है ना, और अभी जो प्राइस है ये दोनों बढ़ गया हो, ठीक है। मान लेते हैं उस टाइम उसका प्राइस था 100 रुपए और हो गया अभी 120 रुपए, प्लस इस बीच में, मतलब ये अक्टूबर में हम लोग परचेज किए थे, अक्टूबर 2024 में, और आज टाइम चल रहा है अक्टूबर 2025। उस टाइम इसको 100 रुपए में खरीदे थे, आज के डेट में इसका प्राइस 120 रुपए हो गया, और प्लस इस बीच में हम लोग को 20 रुपए का डिविडेंड में मिल चुका है। ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। अब देखो जितने में हम लोग इसको परचेज किए ना, इसको बोलते हैं इनिशियल प्राइस या परचेज प्राइस, जिसको P0 से डिनोट किया जाता है। और जो करंट प्राइस है, मतलब प्राइस 1, ये देखो 0 पीरियड का प्राइस, और ये 1 कहने का मतलब फर्स्ट पीरियड का प्राइस, मतलब जब ये सेल हो रहा है या मार्केट प्राइस जो अभी चल रहा है उसको बोलते हैं। तो देखो हम लोग को अर्निंग अर्निंग में क्या क्या मिला हुआ समझना, कैसे निकालेंगे। सबसे पहला तो इतने दिन में हम लोग को डिविडेंड मिला, उस चीज को लिखो, प्लस जो हमारा प्राइस बढ़ा इस पीरियड में वो भी तो हमारे लिए रिटर्न ही है। मतलब उस टाइम हमारा जो प्राइस 1 आज है, आज की डेट में जो प्राइस है, और प्राइस 0 जो था,
ये दोनों का जो डिफरेंस है ये भी तो हमारे लिए रिटर्न ही है, मतलब ये टोटल इनकम हम अर्न किए, किस प्राइस पे अर्न किए होंगे, जितने में खरीदे होंगे। ठीक है, कैसे हम लोग निकालते थे वहाँ डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट वगैरह, वही एकदम सेम फॉर्मूला है, बस इसको समझना। जो हम डिविडेंड अर्न किए प्लस, मतलब ऊपर हम लोग देखो वहां पे कैसे निकालते थे किसी चीज का, अगर इंटरेस्ट निकालना हो, इंटरेस्ट का रेट निकालना रहता है तो कैसे निकालते हैं, ऊपर इंटरेस्ट और नीचे प्रिंसिपल। ठीक है, कितना इंटरेस्ट अर्न किए इंटू प्रिंसिपल इंटू 100, इसी तरह से तो इनकम हम लोग निकालते हैं या रिटर्न निकालते हैं। यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है, यहाँ इंटरेस्ट के जगह पे हो गया डिविडेंड, मतलब डिविडेंड हम लोग को मिलेगा प्लस, वहां पे केवल इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पे प्राइस जो हम लोग को बढ़ा वो भी तो हमारा रिटर्न ही है, समझो इसको। ठीक है, तो डिविडेंड प्लस जो प्राइस एप्रिसिएशन हुआ, इसको ये दोनों का टोटल डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100, ये हमारा हो गया रिटर्न का फॉर्मूला। इसका मतलब ये हुआ डिविडेंड हम लोग को 20 रुपए का मिला है, प्राइस एप्रिसिएशन कितने का हुआ 20 का, मतलब प्राइस 1 माइनस प्राइस 0 का डिफरेंस 20 रुपए, और प्राइस 0 यहाँ 100 से इसको डिवाइड करेंगे। 100 से क्यों, जितने में खरीदे थे आज के रेट से परसेंटेज थोड़ी ना निकालेंगे, 120 रुपए लगा के हम ये 40 रुपए थोड़ी ना कमा रहे, ये 40 रुपए जो हम लोग अर्न किए कितना लगा के कमाए, 100 रुपए लगा के ना, समझना इसको। ठीक है, 120 रुपए लगा के थोड़ी ना कमा लिए, 100 ही रुपए लगाए थे, तो 100 रुपए से डिवाइड करेंगे इंटू 100, तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा 40%। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इस एसेट पे 40% का हमारा एक्चुअल रिटर्न हुआ। ठीक, समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा था एक्चुअल या होल्डिंग पीरियड का रिटर्न। इसको देखो यहाँ पे वही चीज है, सेम उसी टाइप से इसको सॉल्व करेगा तो 25% आ जाएगा, 20 रुपए यहाँ पे बढ़ा और 5 रुपए ये। ठीक, दूसरा हो गया एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न इफ देयर आर मल्टीपल पॉसिबल रिटर्न्स फ्रॉम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। ये देखो ये क्या बताया रिटर्न एनालिसिस में, जो हमारा एक्चुअल रिटर्न था वो हम लोग देख लिए। ठीक, दूसरा हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न करने का मतलब हुआ कि अगर वहां पे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है उस एसेट के रिटर्न को लेके, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है ये हमारा होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगर हम लोग को निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न, अगर हम लोग को निकालना है इस तरह से इसको रिफरेंस, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ पी आई इंटू आर आई। ठीक है, इस तरह से इसका जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है, इसको हमारे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में जो डिफरेंट हमारा रिटर्न बन रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसी का सम निकालेंगे। ठीक, तो ये हमारा बन जाएगा, इस तरह से सॉल्व करके हमारा निकल जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। फिर आता है रिटर्न एनालिसिस पोर्टफोलियो। अभी हम लोग किसका रिटर्न एनालिसिस किए हैं, सिक्योरिटीज का। सिक्योरिटीज का रिटर्न कैसे निकालेंगे ये चीज हम लोग देखें। अब पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकालेंगे, दोनों चीज अलग होता है। सिक्योरिटीज मतलब एक इंडिविजुअल शेयर, पोर्टफोलियो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकालेंगे, देखो पोर्टफोलियो में तो हमारा अलग अलग एसेट है ना, हो सकता है उसमें शेयर्स हो, 2-3 तरह का शेयर हो, कुछ डिबेंचर्स हो, कुछ फिक्स हो, तो जो सबका एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है हर एक इंडिविजुअल एसेट का, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल एसेट का, उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका टोटल जो आता है इसी को हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो हमारा शेयर से 10% का रिटर्न आ रहा है, ठीक, और हमारा जो पोर्टफोलियो में इसका 40% का वेटेज है, मतलब 40% हमारा शेयर्स है। जो डिबेंचर है इसका रिटर्न हो 8%, बट ये हमारा 60% हमारा है, ये है वेट और ये है रिटर्न, ये रिटर्न और ये वेट, ये है शेयर का और ये है डिबेंचर का। ठीक, हमारा जो शेयर है इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% है, और ये 40% हमारे इन्वेस्टमेंट का 40% अमाउंट जो है शेयर में इन्वेस्टेड है, और 60% डेट में इन्वेस्टेड है जिसमें 8% है। तो हमारा ये पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकलेगा, 10 का 40% 0.4। ठीक, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8×4 = 24, यहाँ पे हो गया 2.8×48, सॉरी 4.8। अब मतलब टोटल कितना हो गया 2.52, मतलब 52% का रिटर्न हमारा पूरे पोर्टफोलियो पे आएगा। शेयर से 40% रिटर्न आएगा, डिबेंचर से 60% का आएगा, और कंप्लीट पोर्टफोलियो पे हम लोग को 52% का रिटर्न मिलने वाला है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ये जो था इसी को बोलते हैं सम सिग्मा आर आई, रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल एसेट इनटू वेट इनटू आई। ठीक, ये हमारा हो गया पोर्टफोलियो का
रिटर्न। पोर्टफोलियो में हमारा डिफरेंट सिक्योरिटीज होता है, तो सबका उसके वेट, उसका जो एक्सपेक्टेड इंडिविजुअल एसेट का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका जो टोटल होता है यही हमारा होता है पोर्टफोलियो का रिटर्न। देखो यहाँ पे वही चीज है, 40% हमारा सिक्योरिटी ये है और बी है जो ये 60%, इसका 10% रिटर्न, इसका 15%, तो यहाँ पे हो गया 4% और यहाँ पे हो गया 9%, मतलब टोटल 13% का रिटर्न हमारा पोर्टफोलियो पे बनेगा। अब आता है व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सिक्योरिटीज प्राइसिंग। सिक्योरिटीज के प्राइस को कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है। सिक्योरिटीज प्राइसिंग का मतलब क्या हो गया, सिक्योरिटीज का प्राइस डिटरमाइन करना, सिक्योरिटीज का प्राइस कैलकुलेट करना। सिक्योरिटीज की प्राइसिंग का अर्थ है किसी शेयर, डिवेंचर या बॉन्ड के बाजार मूल्य को निर्धारित करना। हम लोग जो उसका प्राइस निकालने का कोशिश करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसी को बोलते हैं सिक्योरिटी प्राइसिंग। अब समझना, किसी भी सिक्योरिटीज का सिक्योरिटीज कहने का मतलब ना, यहाँ पे जो मेनली चीज समझा जाता है होता है शेयर। अदरवाइज सिक्योरिटीज के डिफिनेशन में डिवेंचर्स वगैरह भी आता है, बट मेन चीज जो होता है ये होता है शेयर्स। ठीक, अब समझो किसी चीज को, किसी समझना मतलब ना, इसको पढ़ो एक बार और समझना, खुद से लिख लेना। व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सिक्योरिटीज प्राइसेस। किसी शेयर्स के प्राइस को कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। तो सबसे पहला फैक्टर जो होता है कंपनी का परफॉर्मेंस। अगर किसी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसका सिक्योरिटी जो भी हो, शेयर्स हो, डिवेंचर हो, सबका प्राइस अच्छा होगा। अगर खराब परफॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके हर एक सिक्योरिटीज का जो प्राइस है वो खराब होगा। ठीक है, मतलब सबसे पहला फैक्टर जो होता है ये होता है कंपनी का अपना परफॉर्मेंस। उसका सेल्स कैसा है, इसका प्रॉफिट कैसा है, डिविडेंड कैसा दे रहा है, ग्रोथ कैसा है फ्यूचर का, ये सारे फैक्टर पे उसका जो है डिपेंड करता है सिक्योरिटीज का प्राइस। सेकंड फैक्टर होता है उस कंपनी का डिविडेंड को लेके क्या पॉलिसीज है। मतलब उसका डिविडेंड का पॉलिसीज ऐसा है जो इन्वेस्टर को पसंद है, तब उसका तो इन्वेस्टर उसके शेयर्स को खरीदना चाहेगा, जब खरीदना चाहेगा तो उसका प्राइस अच्छा होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर मान लो उसका डिविडेंड पॉलिसीज ऐसा है जो इन्वेस्टर उसको पसंद नहीं कर रहा है, लाइक नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वहां पे उस शेयर्स का प्राइस गिर जाएगा। फिर तीसरा फैक्टर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट में क्या चल रहा है, इससे भी हमारे सिक्योरिटीज का प्राइस अफेक्ट होता है। फिर होता है इकोनॉमिक कंडीशन, क्या चल रहा है इकोनॉमी का, उस इकोनॉमी का, उस पे भी हमारा सिक्योरिटीज का प्राइस इफेक्ट करता है। इंडस्ट्रीज कंडीशन का जो होता है ये भी प्राइस को इफेक्ट करता है। गवर्नमेंट के पॉलिसीज, टैक्सेशन का क्या प्रावधान है, ये सब भी हमारे सिक्योरिटीज के प्राइस को इफेक्ट करता है। ये सब चीज लास्ट वीडियो में भी समझाए थे और तुम लोग ये चीज खुद ही समझ जाएगा, इसलिए बहुत ज्यादा इस पे हम मतलब फोकस नहीं कर रहे। डिमांड क्या है, डिमांड एंड सप्लाई मार्केट में। ठीक है, सिक्योरिटीज का इन्वेस्टर का सेंटिमेंट क्या है, मार्केट साइकोलॉजी क्या चल रहा है, कंपटीशन कैसा है, ग्लोबल फैक्टर क्या है, ये सारा चीज जो है किसी सिक्योरिटीज के प्राइस को को अफेक्ट करता है, ये सारा फैक्टर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को सिक्योरिटी प्राइसिंग के मॉडल को समझना है। सिक्योरिटी प्राइसिंग का मतलब क्या हो गया, सिक्योरिटी प्राइसिंग का मतलब किसी शेयर्स या डिवेंचर्स का प्राइस को कैलकुलेट करना या एस्टिमेट करना, अनुमान लगाना, इसी को हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी प्राइसिंग। सिक्योरिटी प्राइसिंग मॉडल वे तरीके हैं जिसमें किसी शेयर या निवेश की उचित मूल्य, जो फेयर वैल्यू होता है, उसका कैलकुलेट किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है। ये मॉडल निवेशक को तय करने में मदद करता है कि सिक्योरिटी ओवर वैल्यूएड है या अंडर वैल्यूएड। अगर ओवर वैल्यूएड है या अंडर वैल्यूएड है, उसी के बेसिस पे डिसाइड करता है कि इसको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, इस टाइप का। अब देखो, सबसे पहला यहाँ पे जो सिक्योरिटी प्राइसिंग, मतलब सिक्योरिटी प्राइसिंग करने का मतलब हो गया किसी शेयर्स का प्राइस हम कैसे फिक्स करें या किसी डिवेंचर का प्राइस कैसे फिक्स करें। इसके लिए हमारे पास कुछ मॉडल्स है, कुछ मैकेनिज्म है, कुछ टेक्निक है। इसमें से सबसे ज्यादा जो पॉपुलर मॉडल है ये है CAPM का मॉडल। इसको बोलते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। हो सकता है फुल फॉर्म इसका पूछ रही है, ध्यान रखना। ठीक तो CAPM का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोग ऊपर समझे थे। इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न का जो फॉर्मूला होता है ये होता है रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा जो मार्केट का है इनटू मार्केट का रिटर्न क्या है। ठीक, मार्केट रिटर्न और रिस्क फ्री रिटर्न का डिफरेंस को बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं,
जो भी अमाउंट आता है, जो भी रिटर्न आया उसमें फिर रिस्क फ्री रिटर्न ऐड कर देते हैं और इस तरह से हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल जाता है। ठीक, यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर किसी कंपनी का बीटा 1.2 है रिस्क फ्री रिटर्न, मतलब रिस्क फ्री रिटर्न कहने का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह पे कितना रिटर्न मिल रहा है और मार्केट में क्या अभी रिटर्न चल रहा है, मार्केट में 12% का रिटर्न है। ठीक, तो इसके बेसिस पे हम लोग को शेयर का अगर प्राइस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इंटू मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, तो ये हो गया 6 प्लस 6 को यहाँ पे आ रहा है 6 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 से 1.2 दोनों को ऐड कर दो तो 7 से 13.2, ये 13.2% का हमारा क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये सीएपीएम मॉडल से हम लोग निकाल लिए कि इस शेयर्स पे जिस कंपनी का शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है उसमें 13.2% का रिटर्न होना चाहिए। ये जो बीटा है ना, ये हर एक बीटा कहने का मतलब हो गया रिस्क। ठीक है, उस कंपनी में कितना रिस्क है, बीटा जो है हर एक इन्वेस्टर का अलग अलग हो सकता है। मान लो हम किसी कंपनी के शेयर्स में का बीटा हम देख रहे हैं 1.2, पर दूसरा इन्वेस्टर हो सकता है उसके लिए 1.5 ही हो, ठीक, या 1.15 हो, ऐसा। अब देखना है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। ये देखो सीएपीएम मॉडल में क्या बताया, सीएपीएम मॉडल में हम लोग क्या देखें कि हमारा बीटा पे जो है ये एक्सपेक्टेड बीटा पे ही जो है हमारा शेयर्स का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ये डिपेंड करता है। दूसरा होता है ग्रोथ मॉडल, या जिसको बोलते हैं कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल भी इसको बोलते हैं। ये मॉडल में क्या होता है ना, इसमें ये हम लोग करते हैं, ये मॉडल ये बताता है कि जो हमारा डिविडेंड है वो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ते जाता है। ठीक, और इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसी को, ये जो इसका है एजम्पशन है और इसी के बेसिस पे यहाँ पे हम लोग शेयर का प्राइस डिटरमाइन करते हैं। देखो यहाँ पे जो हमारा प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है ये होता है P0 इक्वल टू डी जीरो मतलब अभी का जो डिविडेंड है इंटू इसमें ग्रोथ हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक, जो हमारा फ्यूचर में डिविडेंड होगा, ये एक तरह से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, D1। D1 कैसे निकलता है, जो आज का डेट में डिविडेंड है इंटू इसमें ग्रोथ जो हमारा है 1%, 5%, 10% जो भी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इसको फिर डिवाइड करते हैं रिटर्न माइनस ग्रोथ। ठीक, इस तरह से हमारा ये होता है फॉर्मूला। इसको तुम लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकता है। इस तरह से हमारा प्राइस निकल जाता है इस मॉडल में, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में सिक्योरिटीज का प्राइस इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। फिर आता है प्राइस अर्निंग मॉडल रेशियो। इसमें प्राइस जीरो मतलब आज का अगर प्राइस निकालना है तो ये बोलता है पी रेशियो जो कंपनी का है इसको मल्टीप्लाई कर दो अर्निंग पर शेयर से और इस तरह से हमारा निकल जाएगा प्राइस जीरो, मतलब आज के डेट में P0 कहने का मतलब अभी करंट प्राइस, करंट टाइम में उसका क्या प्राइस होगा। ठीक, कैसे निकलता है, पी रेशियो का मतलब हो गया प्राइस और अर्निंग के बीच का रेशियो, उसको जो हमारा ईपीएस है अर्निंग पर शेयर जो कंपनी का है उसमें से पी रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हमारा मार्केट प्राइस निकल जाता है। ये पी रेशियो का कंसेप्ट है। यह मॉडल कंपनी की कमाई और निवेशकों द्वारा वैल्यूएशन किए गए वैल्यूएशन मल्टीप्लाई पर आधारित होता है। अब आता है बॉन्ड और डिवेंचर क्या होता है, इसके प्रकार और भारतीय ऋण बाजार में इसकी क्या भूमिका है, ये हम लोग को बताना है। बॉन्ड क्या होता है और डिवेंचर्स क्या होता है, कितने टाइप का ये है और इसका इंडियन मार्केट पे, इंडियन डेट मार्केट में क्या इम्पैक्ट है। देखो बॉन्ड और डिवेंचर जो है दोनों डेट इंस्ट्रूमेंट है, ये तो तुम लोग को पहले से भी पता है। ठीक है, बॉन्ड एक टाइप का ऋण या पत्र या डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे सरकार या कोई कंपनी जनता से धन उधार लेने के लिए जारी करती है। जनरली जो डेट है ये सरकार के द्वारा इशू किया जाता है। इसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इसका मेच्योरिटी पीरियड जो ये फिक्स होता है। बॉन्ड धारक कंपनी या सरकार के लिए क्रेडिटर होता है, एक टाइप से उसका ऋणदाता है, ना कि मालिक। ठीक है, जो डेट हम लोग अगर किसी डेट इंस्ट्रूमेंट किसी का रखें, बॉन्ड खरीद के रखें किसी कंपनी का या सरकार का, तो हम लोग उसका मालिक नहीं, इक्विटी होल्डर जैसा नहीं। ठीक है, डिवेंचर्स भी क्या होता है, डिवेंचर भी एक प्रकार का लंबी अवधि का ऋण साधन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कंपनी पूंजी जुटाने के लिए जारी करती है।
इस पे रेट जो है दिया, फिक्स रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है। इसका मेच्योरिटी पर जो है कैपिटल रिटर्न कर दिया जाता है। डिफरेंस क्या होता है बॉन्ड और डिबेंचर में? बॉन्ड जनरली जो होता है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको बेचा जाता है, इशू किया जाता है। बट डिबेंचर जो है ये प्राइवेट कंपनी के द्वारा जनरली, या प्राइवेट या पब्लिक कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। सिक्योरिटी जो होता है मतलब कितना सिक्योर है, तो जो बॉन्ड होता है ये ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसको गवर्नमेंट एक तरह से इशू कर रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल सिक्योरिटी को लेके ज़्यादा सर्टेनिटी होता है। और ये जो है कंपैरेटिवली थोड़ा सुरक्षित है या असुरक्षित दोनों हो सकते हैं। ठीक, इसका पर्पस जो है अलग रहेगा। ये सब चीज़ थोड़ा पढ़ना, ये सब चीज़ तुम लोग का पढ़ा हुआ है। बॉन्ड का प्रकार दो टाइप का होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड सरकार द्वारा जारी किया जाता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है निजी कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है। जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है, इसमें ब्याज नहीं दिया जाता है। जैसे अगर 100 रुपए का बॉन्ड है ना, तो इसको इशू ही 80 रुपए में कर दिया जाएगा, और मेच्योरिटी के टाइम में जो उसका फेस वैल्यू मतलब 100 रुपए उतना पैसा रिटर्न कर दिया जाता है बॉन्ड होल्डर को। तो इसमें इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, बल्कि बॉन्ड को ही डिस्काउंट प्राइस पे इशू कर दिया जाता है, और दोनों का जो डिफरेंस होता है वही इन्वेस्टर के लिए इनकम हो जाता है। कन्वर्टेबल बॉन्ड में क्या होता है फीचर्स, इसको बाद में शेयर में बदल सकते हैं। इन्फ्लेशन इंडेक्सेड बॉन्ड में क्या होता है, इसका रिटर्न जो है ये इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़िया घटता है, बढ़ता घटता है। डिवेंचर में क्या हो गया, कन्वर्टेबल डिवेंचर जिसको फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर जिसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। सिक्योर डिवेंचर जिसके अगेंस्ट में कोई एसेट जो है सिक्योर है। अनसिक्योर डिवेंचर जिसमें कोई एसेट जो है सिक्योरिटी के फॉर्म में नहीं रखा जाता है। रिमेडेबल डिवेंचर मतलब जिसका एक सर्टेन टाइम के बाद जिस डिवेंचर को रिडीम कर दिया जाएगा। इरिडीमेबल डिवेंचर्स मतलब जिसका रिडेम्पशन नहीं किया जाएगा। ठीक, ये चीज हो गया। अब रोल क्या है कि इसका, डेट से हमारे इंडियन मार्केट में क्या इम्पैक्ट करता है? तो सबसे पहले ये कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बॉन्ड और डिवेंचर के थ्रू कोई भी जो कंपनी है ये पूंजी जुटाती है, अपना कैपिटल फॉर्म करती है। सेफ इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। फिनांस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, अपने प्रोजेक्ट को फिनांस करती है। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसा ला सकती है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी इसमें होता है। कॉरपोरेट फाइनेंसिंग या सोर्स ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस होता है। ठीक, डाइवर्सिफिकेशन फॉर इन्वेस्टर के लिए डाइवर्सिफिकेशन का काम करता है। ठीक, ये सब चीजें। अब बॉन्ड या डिबेंचर पर कैसे हम लोग रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, और बॉन्ड का वैल्यूएशन का क्या प्रिंसिपल है, ये चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यील्ड का मतलब क्या होता है? यील्ड का मतलब जो हम लोग को रिटर्न मिल रहा है। यील्ड का अर्थ है निवेशक को किसी बॉन्ड या डिबेंचर से प्राप्त वास्तविक प्रतिफल, जो एक्चुअल रिटर्न मिलता है उसी को बोलते हैं यील्ड। ठीक, यील्ड के रूप में हम लोग को क्या मिल सकता है, सॉरी, यह प्रतिफल जो है, यील्ड जो है ब्याज के रूप में भी मिल सकता है, और कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में भी मिल सकता है। यह प्रतिफल ब्याज और मूलधन दोनों को ध्यान में रखकर निकाला जाता है। ठीक, यील्ड का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले करंट यील्ड अगर निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला वही चीज, एनुअल इंटरेस्ट डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस। मतलब इंटरेस्ट, देखो फॉर्मूला वही चीज है, इंटरेस्ट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। जैसे 100 रुपए का अगर इंटरेस्ट मिला है यहाँ पे एग्जांपल है, सॉरी, इंटरेस्ट यहाँ पे कितना पे मिलता है? हमेशा फेस वैल्यू पे। जो हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है ये हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, ये हम लोग को पता है। तो यहाँ पे फेस वैल्यू कितना था? 1000। 1000 का 10% 100 रुपए, और मार्केट प्राइस मतलब जितने में खरीदे, मतलब इसको 950 में खरीदे हैं, तो 950 पे ही अपना रिटर्न कैलकुलेट करेंगे ना। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा 10.53%। सॉरी, मतलब जो 100 रुपए हम कमा रहे हैं, ये 1000 रुपए लगा के नहीं कमा रहे, 950 लगा के कमा रहे हैं, जितने में खरीदा जा रहा है। दूसरा होता है यील्ड टू मैच्योरिटी। ये क्या बताता है? भविष्य का वह कुल प्रतिफल वर्तमान बाजार मूल्य के बराबर होता है। इसमें ये चीज, ये इसमें माना जाता है। यह ब्याज और मूलधन दोनों को समय समय पर ध्यान में रखकर दिया जाता है। इसमें देखो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे यील्ड टू मैच्योरिटी का, इंटरेस्ट प्लस फ्यूचर प्राइस माइनस प्रेजेंट प्राइस डिवाइडेड बाय एन, जितने टाइम तक इसको होल्ड किए, डिवाइडेड बाय फ्यूचर प्राइस प्लस प्रेजेंट प्राइस। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फेस वैल्यू जो है एक तरह से फ्यूचर प्राइस ही हमारा, इस तरह से हमारा निकल जाएगा वाई टी एम, यील्ड टू मैच्योरिटी।
तो इस फॉर्मूला से भी हम लोग जो है ये रिटर्न हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फिर हमारा यील्ड टू कॉल, यील्ड टू कॉल में क्या करते हैं, कॉल ऑप्शन वाला होता है, यानी जारी करता जल्दी वापस ले सकता है, तो उस अवधि तक का यील्ड दिखाता है जब बॉन्ड कॉल किया जाता है। ठीक, उसके बाद बॉन्ड वैल्यूएशन थ्योरीज है, बॉन्ड का वैल्यूएशन हम लोग कैसे करते हैं, तो एक तो प्रेजेंट वैल्यू थ्योरी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर का जो भी हम लोग को इंटरेस्ट मिलने वाला है और मूलधन का जो हम मिलने वाला है, दोनों का डिस्काउंटेड प्राइस निकाल लेते हैं, दोनों को डिस्काउंट कर दिया जाता है, और जो दोनों को डिस्काउंट करने के बाद फ्यूचर में जो हम लोग को अमाउंट मिलने वाला है ना, उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फ्यूचर में जो ब्याज मिलने वाला है या रिटर्न मिलने वाला है या मूलधन जो मिलने वाला है, इसका डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल लिया जाता है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो में जो भी हमारा फ्यूचर का कैश फ्लो है उसको डिस्काउंट कर लिया जाता है। फिर इंटरेस्ट रेट या प्राइस रिलेशनशिप थ्योरी, ठीक, तो ये सब कुछ थ्योरीज है हमारा बॉन्ड वैल्यूएशन से रिलेटेड। तो हम लोग यहाँ तक इसको कवर किए। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे तुम लोग को सॉल्व करवाएं या बताएं, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा क्वेश्चन कवर करवा देंगे। ये जो 3 वीडियो तुम लोग को बना के दिए, ये 3 वीडियो तुम लोग देखो, ठीक है। ऑलमोस्ट 3 घंटा हम तुम लोग से ले रहे हैं 3 वीडियो में, ठीक है। और स्किप करके तो जल्दी थोड़ा देख लेगा, ठीक है। पर ठीक है, जो भी है, ऑलमोस्ट 3 घंटा का टाइम लिए, बट ये 3 घंटे में तुम्हारा जो एग्जाम है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का, ये ऑलमोस्ट हम कवर करवा देना, रिवाइज करवा देना या फिनिश करवा देना, ठीक है। तो यहीं तक था इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में जो बैलेंस रिमेनिंग क्वेश्चन बचा हुआ है उसको वहाँ पे कवर कर देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।